हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। और केमिकल बॉन्ड्स को पढ़ने से पहले हमें बॉन्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम के बीच में होता है और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो HCl मॉलिक्यूल बनने में रिप्रेजेंट हो रहा है कि H और Cl के बीच में एक बॉन्डिंग हुई है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बना। और ऐसे ही अगर हम H2 की बात करते हैं तो H2 भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है। हम कॉमन सॉल्ट की बात कर सकते हैं, नमक की, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, उसमें Na और Cl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए वो एक मॉलिक्यूल बना है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। और उन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब रिपल्शन से ज़्यादा होता है तभी वहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी मेटल का, तो सपोज यू हैव अ वायर ऑफ गोल्ड, देन इसका मतलब ये है कि वहाँ पर गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो Au हमारे पास होगा और Au दूसरे Au के साथ इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से जुड़ा हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन करंट को भी हम एक तरह के फोर्स में ही काउंट करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से दो एटम आपस में बॉन्डेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वो जो मॉलिक्यूल बना है वो मॉलिक्यूल एक आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। मॉलिक्यूल के अलावा अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल के केस में मॉलिक्यूल नहीं बनता है, लेकिन मेटल का एक एटम दूसरे मेटल के साथ एक बॉन्डिंग की वजह से जुड़ा हुआ रहता है और इसी वजह से मेटल का एक अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में हम 3 तरह के बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो हम आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास O2 है तो हम O2 को लिखते हैं O डबल बॉन्ड O। H2 अगर हमारे पास होता है तो हम लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड H। N2 को लिखा जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N। देन CO2 अगर हमारे पास होता है तो हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इन सभी में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है और वो रिप्रेजेंटेशन है लाइन। तो हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन लाइन को हम बोलते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड हमारा पहला होता है, जो हमेशा पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और उसी को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बोलते हैं। और थर्ड बॉन्ड जब बनेगा, पहले एक सिग्मा बनेगा, देन दूसरा पाई बनेगा और तीसरा जब बॉन्ड बनेगा जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड भी बोल रहे हैं तब वो भी पाई होता है। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड का अगर हम ऑर्डर बनाते हैं तो हमारा ऑर्डर जो आता है, सपोज दिस इज़ 1, 2 एंड 3। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का जो ऑर्डर आएगा वो होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा 3, 2 एंड 1। जिसका रीज़न ये है कि अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 1 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसलिए हमारा जो ऑर्डर है वो 3, 2, 1 आता है। ओके, अब अगर हम इस बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा और पाई के बेसिस पे डिफाइन करना चाहते हैं तो सपोज दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। हमारे जो पाई है, जो डबल बॉन्ड का पाई है और ट्रिपल बॉन्ड का पाई है, हम उसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं देखते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखते हैं, इसलिए पाई तो हम एक ही टाइप का मानेंगे और सिग्मा तो एक है, होता ही है। तो अब हमारा जो यहाँ पर डिफरेंस है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है वो सिग्मा और पाई के बीच में है। जिसका मतलब ये है कि
अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में मैं ये मानकर चलूँगी कि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले मैं इनमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करूँगी, तो पहला जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो पाई माना जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी होगी। यहाँ से मैं इसको इस तरह से ब्रेकिंग शो कर रही हूँ कि ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड में मैंने पाई को ब्रेक किया तो मैंने कुछ एनर्जी दी। देन सिग्मा को ब्रेक करेंगे, देन हमें और एनर्जी देनी होगी। सपोज़ ये होगी एनर्जी पाई को ब्रेक करने की, और ये एनर्जी होगी सिग्मा को ब्रेक करने की, ई सिग्मा। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये देखा गया कि ई सिग्मा इज़ मोर देन ई पाई। ई सिग्मा इज़ मोर देन ई पाई। Energy required to break the sigma bond is more than the energy required to break the pi bond। तो इसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम ये कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन दी पाई। सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ओके, तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता किन एटम्स के बीच में है? क्योंकि हमने अभी शुरू में बोला कि बॉन्ड जो होता है वो दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर होता है। तो अगर हम एक एटम को डिफाइन करते हैं, तो जो एक एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और उन प्रोटॉन्स की वजह से वो पॉजिटिव नेचर का होता है। देन उसकी शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स की बात करते हैं। तो मेरे पास दो एटम्स का होना ज़रूरी है। तो सपोज़ दिस इज़ माय सेकंड एटम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही तरह के फोर्स होते हैं यहाँ पर। तो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्शन, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ होता है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, माइनस माइनस में भी रिपल्शन होगा, एंड प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। तो उसी बेसिक फंडामेंटल को हम याद रखते हुए ये स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि जब दो न्यूक्लियस पास पास आते हैं तो उनके प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट एटम के बीच में होते हैं उनके बीच में भी रिपल्शन होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक एटम में हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, अगर हाइड्रोजन एटम को अगर छोड़ दें तो हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं सारे एटम। तो हमारे पास दो से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। तो मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया है, तो यहाँ पर एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होता है। ओके, तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक हमने सिर्फ रिपल्शन की बात की है, और रिपल्शन भी 3 टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। पहला, 2 डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच में। दूसरा, 2 डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तीसरा, एक एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ओके, तो ये सब रिपल्शन कभी भी किसी एटम के दूसरे एटम के साथ अप्रोच करने के दौरान होते हैं। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की। अगेन हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 डिफरेंट एटम। दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो हमें ध्यान से देखना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के, सपोज दिस इज़ एटम ए, दिस इज़ एटम बी, तो एटम ए के इलेक्ट्रॉन पर उसके खुद के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है और प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का है, या न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर का है। सिमिलरली एटम बी के इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो फर्स्ट टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एटम ए के इलेक्ट्रॉन पर नियरेस्ट जो भी एटम होगा, दूसरा कोई एटम, उस एटम के न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन होता है। तो जब ए के इलेक्ट्रॉन पर बी के न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा तो बी के इलेक्ट्रॉन पर भी ए के न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा। तो अब इस फिगर में हम पढ़ रहे हैं अट्रैक्शन के बारे में।
तो ये जो दोनों तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़े हैं, सॉरी फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं, वो क्या है, एक है अट्रैक्शन, ओके, और दूसरा है रिपल्शन। जब कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होता है, तभी वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड के केस में ये जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन पाया जाता है दो नॉन मेटल के बीच में। सो अगर हमारे पास Cl2 है तो हम इसको लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। सपोज़ हमारे पास O2 है, O2 की स्टडी अगर हम करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि O डबल बॉन्ड O होता है, तो वो हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया जिसमें एक सिग्मा है एक पाई है। N2 की स्टडी अगर हम करते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे बॉन्ड जो बने हैं वो होमो एटॉमिक हैं। Cl2 में दोनों Cl हैं, O2 में दोनों O हैं, N2 में दोनों ही N हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ यही एग्जांपल लेंगे जिसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया जाता है, हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। सपोज CH4 मीथेन हमने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने नॉन मेटल की तरह से बिहेव किया है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो बने हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो मीथेन होता है उसका स्ट्रक्चर टेट्रावेलेंट होता है, टेट्राहेड्रल सॉरी, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ये स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर भी 4 सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन नॉन मेटल होता है, हमें पता है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर नॉन मेटल की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगेन ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का, और दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है। तो हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। पहला पॉइंट है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। सेकंड पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2 डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन नीड होता है एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, ओके। सो हम कह सकते हैं टू मेक 1 कोवैलेंट बॉन्ड there should be one electron from each atom to share, ओके। इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज देर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, राइट। दिस इज़ कार्बन ए, दिस इज़ कार्बन बी। तो अगर मैं कार्बन ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ और कार्बन बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिखती हूँ, तो कार्बन ए का होगा 1s1 एंड 1s2 सॉरी 1s2 2s1 एंड 2p3। ये मैंने एक्साइटेड स्टेट लिखी है। ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का वो 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ओके। सिमिलरली हम कार्बन बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो वो क्या आता है 1s2
2s1 एंड 2p3। अब अगर मैं इसी को बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से शो करना चाहूँ तो इस तरह से लिखूँगी। देखिए अभी हम यहाँ पर बॉक्स रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वैलेंस शेल का बना रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड पार्टिसिपेशन में हम अभी यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p3 में 3 है, 1 2 एंड 3। ओके, कार्बन बी का भी सेम केस है, 1 इलेक्ट्रॉन 2s1 में और 2p1 में 2p3 में 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने भी सिर्फ एग्जांपल लिया है एक सिंगल बॉन्ड का, तो मैं ये मानकर चलूँगी कि मुझे एक हाफ फिल ऑर्बिटल कार्बन ए का चाहिए और एक हाफ फिल ऑर्बिटल कार्बन बी का चाहिए। तो हम यहाँ पे भी फ़िलहाल कोई सा भी ले लेते हैं, अदरवाइज़ तो हमें आपको पता होगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में आपको बता दूंगी कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद बॉन्डिंग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कोवलेंट बॉन्ड का ही पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे, राइट। वो डिटेल में अलग से पढ़ा जाएगा। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल के साथ एक एटम का ऑर्बिटल का के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो दूसरे के पास भी एक होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो कार्बन ए और कार्बन बी के बीच में सिंगल बॉन्ड कब बना? जब कार्बन ए ने एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन किया और बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन किया, और उसी चीज़ को हमने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो इस तरह से हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन का होगा और एक दूसरे का होगा, और उसी को हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो हमने कुछ मेन बातें पढ़ी हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, और एक बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। और जब हमारा पहला बॉन्ड बनता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा बॉन्ड जब बनेगा तो अगेन हमें दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो अगर मेरे पास इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो इसी चीज़ को जब हम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन से शो करेंगे तो ये होगा दोनों कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 एक कार्बन के और 2 दूसरे वाले कार्बन के। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए हमारे पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड का डिस्कशन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इन शॉर्ट, राइट। डिटेल में हम जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और उन कंपाउंड्स को हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, और सभी का फिर हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन का भी एक रोल होता है यहाँ पर, बट वो एक पूरा टॉपिक अलग से पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ये हमारा था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझने के लिए आपके पास एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और वो जो एटम है उस एटम के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होना भी ज़रूरी है। तो सपोज़ हमने एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है, दिस इज़ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ओके, तो यहाँ पर हम अभी इनर शेल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वैलेंस शेल पर फोकस करेंगे। एंड वैलेंस शेल में भी अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 3 + 2, और हमने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी एटम होता है वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो नाइट्रोजन
को वो अचीव करने के लिए ऑक्टेट पूरा करना होगा। और इस तरह से जो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 को अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कोई भी एटम मिल जाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, राइट। तो हम अब एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया होता है NH3, ओके। स्ट्रक्चर बनाते हैं अमोनिया की। क्या स्ट्रक्चर होती है अमोनिया की, बताइए। अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अमोनिया नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ होगा, एक यहाँ पर यूज़ होगा और एक यहाँ पर, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो 5 में से 3 यूज़ हो गए, इसलिए हमारे पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं नाइट्रोजन के अपने ऑर्बिटल में। यही वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिनका यूज़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है, जिसमें एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो NH3 के केस में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिसका पूरा ऑर्बिटल फ्री हो, ओके। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो किसी दूसरे एटम का जो हाफ फिल ऑर्बिटल होगा वहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो NH3 किसी एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसका पूरा ऑर्बिटल फ्री हो। तो जनरली हम इसका एग्जांपल H+ के साथ लेते हैं। हाइड्रोजन जो कि जब हाइड्रोजन एटम होता है तब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये हाइड्रोजन आयन है। इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डोनेट हो गया। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसमें नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, और इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एरो बनाकर, जिसमें एरो का जो टेल है वो उस एटम के पास होगा जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के दे रहा है अपने, और हेड जो होगा वो एक ऐसे एटम के पास या आयन के पास होगा जिसके पास पूरा ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो अमोनिया जब H+ के साथ बॉन्डिंग बनाता है तब हमारे पास बनता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बनने वाले बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज़ हुए हैं, ओके। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज़ हुए हैं और H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब ये बॉन्ड जब तक नहीं बनता है तब तक हमें ये पता होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, लेकिन बनने के बाद वो उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड करता है, ओके। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का टाइप था। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड सिर्फ मेटल में पाया जाता है, और मेटल की स्ट्रक्चर समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है। दिस इज़ अ वायर। इस वायर में 2 एटम है हमारे, मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। सारे एटम एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट हैं, ओवरलैपिंग ना के बराबर होती है इसमें। तो मेटल की एक ख़ास बात होती है कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, जिसका मतलब ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस आसानी से कर सकती है, और इसी नेचर की वजह से मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से मूव कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ एन एटम, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ से जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से कहीं और मूव करा देगा, और इस तरीके से एक फ़्लो बनता रहता है। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का मोशन होता रहता है, और ये मोशन ही एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड को भी हम केमिकल बॉन्ड में काउंट करते हैं। तो जो परमानेंट बॉन्ड होते हैं वो परमानेंट बॉन्ड हमारे 3 तरह के हमने पढ़े हैं: कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। इसके अलावा हमारा एक और टाइप है
परमानेंट में, सॉरी, परमानेंट में हमारे पास एक और टाइप होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम नेक्स्ट में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन एंड लॉस से बनता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के गेन एंड लॉस से बनता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, NaCl, ओके। अब इसके हाफ रिएक्शन से इस बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखेंगे। Na का एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, मतलब लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है Na पॉजिटिव। और सोडियम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करता है, ऐड कर लेता है और बन जाता है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है, गेन एंड लॉस हुआ है, परमानेंटली गेन एंड लॉस। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो यहाँ पर दो स्पीसीज बन गई, फिर एक कैटायन और एक एनायन। तो हमारा ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना है कैटायन और एनायन के बीच में। दिस इज़ कैटायन एंड दिस इज़ एनायन। इसी तरह के और एग्जांपल हम पढ़ते हैं। सपोज H2SO4 एंड HNO3, KCl, KF, ये सब हमारे ये सब जो एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के हैं या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट का ही नाम आयनिक बॉन्ड होता है, ओके। तो अब कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम आयनिक बॉन्ड के। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक नॉन मेटल प्लस दूसरा मेटल के बीच में बनता है। मतलब एक एटम नॉन मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल मेटल होना चाहिए। जो लॉस करता है वो मेटल होता है और जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, ओके। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, ओके। या हम पहले लॉस बोल सकते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन और लॉस से बनती हैं हमारे पास दो स्पीसीज। तो थर्ड पॉइंट होगा कि जो लॉस करेगा वो बनेगा कैटायन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो गेन करेगा वो होगा एनायन, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।